की सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन। यस सर। कि मतलब उस समय हमारी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? उस कालखंड में कैसी थी। तो उसमें सर्वप्रथम आता है कि सवाधान मतलब शव को दफनाने की व्यवस्था है। यस सर। तो संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिड हड़प्पा संस्कृति के सभ्यता के समकालीन थे। यस सर। यानी कि वो जब पिरामिड बना था तो हड़प्पा संस्कृति उस समय हमारे यहाँ चल रही थी। इनमें से अनेक पिरामिड राजकीय समाधान थे। यस सर। इन समाधानों में मृतक के शव के साथ बड़ी मात्रा में धन संपत्ति रखी जाती थी। यस सर। प्रायः हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। हाँ सही, गड्ढों में। हाँ, गड्ढों में। यस और यदा कदा समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। यस सर। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटें भी की चिनाई भी कर दी जाती थी। नीचे चिनाई करके तब रखा जाता था नीचे से। यस सर। यहाँ की कुछ कब्रों में मृतभान आभूषण भी पाए जा गए हैं, जो संभवतः ऐसी मान्यता के संकेत कर रहे हैं कि जिसके अनुसार उन वस्तुओं का मृत्युपरांत मतलब प्रयोग किया जा सके। ऐसी मान्यता रही होगी उस समय कि मतलब जो है हम यदि दे देंगे तो वो लोग उपयोग करेंगे। हालांकि इस तरीके का कोई मतलब जो है वैज्ञानिक तथ्य सामने नहीं आया है कि मतलब जो है अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब शव को दफना लेते हैं तो हम लोग को बना हुआ है प्रक्रिया कि ये कार्य करेंगे, कर्मकांड करेंगे तो उनको ऊपर जाकर के जहाँ गए हैं मिलेगा। ऐसा है ना? तो उसी तरीके से मतलब उस समय भी ऐसा होता था कि मतलब उपयोग करेंगे। पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों में आभूषण प्राप्त हुए, यानी कि जो आभूषण ग्रहण करते थे पहनते थे उसको भी वहीं रख दिया गया। 1980 के दशक के मध्य हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों से एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्ले मिले हैं और जैस्पर के मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनके से बना हुआ आभूषण प्राप्त हुआ है। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया है। निष्कर्ष यह निकलता है कि हड़प्पा संस्कृति के निवासियों का मृतकों के साथ मूल्यवान वस्तु दफनाने में विश्वास नहीं था। मतलब छोटे छोटे चीज दफनाए गए थे, है ना? बहुत बड़ी बड़ी चीज नहीं, बड़ी बड़ी चीजें नहीं थी। यस सर। इस सभ्यता के प्रथम वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं भी शामिल हैं, जिसमें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों की सरलता से जो बनाया जा सके उसका उपयोग किया गया है। यानी विलासिता की वस्तुओं की खोज माने सुख संसाधन के लिए, जैसे आज के दौर में हम लोग टीवी है, मोबाइल है ना? यही सब चीजें हम लोग उपयोग कर रहे हैं ज्यादा। तो उस समय भी इनमें से चक्कियां, मृतभान, सुइयां, झावा आदि शामिल है। ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई जाती हैं। पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते थे जो दुर्लभ और महंगी थी। जो आज भी हम लोग मानते हैं कि जो दुर्लभ चीजें हैं, जो महंगी हैं, उसको हम लोग कीमती मानते ही हैं। स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से जो बनी हुई चीजें होती थी। अब जैसे हम लोग के क्षेत्र में जो चीज नहीं पाई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दुर्लभ मानते हैं, है ना? और जो हमारे पास पाई जाती है वो सुलभ है ना? तो उसको सुलभ मानते हैं। इस प्रकार मतलब जो है घिरी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पका करके बनाया जाता था कई पदार्थ। और जो इस फयास को कहते थे कि छोटे पात्र संभवतः बहुमूल्य माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन होता था। यहाँ से तकलियों से मिली है जो फयास जैसे दुर्लभ पदार्थों से बनी हुई है, निर्मित है। पुरातात्विक विवेचना के से स्पष्ट होता है कि महंगे पदार्थों से निर्मित दुर्बल वस्तुएं प्रायः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बस्तियों में ही केंद्रित थी और छोटी बस्तियों में ये वस्तुएं कम पाई जाती है। अभी भी देखा जाएगा जब हम लोग का कभी ऐसा इतिहास बनेगा तो जो धनाढ्य परिवार है, चाहे जो होता है ना कि कॉलोनी जो अच्छे लोगों की है वहाँ ज्यादा संसाधन मिलेगा। छोटे लोगों की कॉलोनी में भाई हो सकता है कि किसी घर में टीवी ना हो, टीवी नहीं मिलेगा, है ना? चाहे वॉशिंग मशीन ना हो तो कम तो नहीं मिलेगा। तो जो संसाधन मतलब जूसर, ग्राइंडर, मिक्सर है ये सब हर जगह नहीं मिलेगा। तो इसी उस समय भी यही स्थिति थी कि जो छोटी बस्तियां होती थी वहाँ ये सब सामान कम मिलते थे। ठीक है ना? यस सर। तो इस प्रकार से यह माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से मिले सभी स्वर्णाभूषण
संचयों से प्राप्त हुए थे, जी सर। मैंने संचय रखने के लिए। यस सर। अब शिल्प उत्पादन के विषय में जो जानकारी मिली है हड़प्पा के संबंध में, Yes, sir. तो वो मिला है कि मोहनजोदड़ो की तुलना में एक छोटी बस्ती है चौदड़ो, चनोदड़ा, हाँ, पाकिस्तान में से। चनोदड़ो, ठीक है ना, Yes, जो उस काल खंड में पूरी तरीके से शिल्प उपादान का केंद्र रहा है, चलन रहा है, Yes, sir. ठीक है ना। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, Yes, sir. शंख की कटाई करना, धातु कर्म, मुहर निर्माण तथा बाट बनाना जैसे चीजें शामिल हैं। यस सर। उस काल के विविध पदार्थों से मनके बनाए जाते थे, जैसे कार्लियन, Yes. जैस्पर, स्फटिक मोती देखे हो ना, स्फटिक का मोती माला बनता है, हाँ, जी अभी सर, माला जी सर, पहनते मोती टाइप हैं, का गोल गोल होता है। Yes, यस सर। सेलखड़ी White- जैसे पत्थर, तांबा, कांसा, सोने जैसे धातुएं तथा शंख और पकी हुई मिट्टी के सभी प्रयोग से मनके का प्रयोग किया जाता था बनाने में। जी सर। कुछ मनके 2 या 3 पत्थरों से आपस में जोड़ कर बनाए जाते थे, उसको मिक्स करके बनाए जाते थे। यस सर। जबकि कुछ सोने के टाप वाले पत्थर होते थे। यस सोने ये मनके कई आकार के होते थे, जैसे चक्राकार, बेलनाकार, Yes, sir. गोलाकार और ढोलाकार तथा खंडित मुद्रा में यस सर। इतने प्रकार के मन के होते थे। मन के बनते थे। यस सर। और कुछ पर जो है चित्रकारी भी की जाती या आज भी है। आप उस में जाओगे देखोगे जी सब सर, अच्छा। चित्रकारी में किया जाता था, कुछ कलाकृतियां बनी डिजाइन हुई बना रहता है, था। डिजाइन बना हुआ है अलग अलग, जी सर। नहीं? सही मनकों का प्रयोग क्या होता है सर जैसे? ये सब आभूषण के प्रयोग होते हैं मन के। जैसे इस समय मोती ही समझो उस मन के को, जी सर। वही है मन का। जैसे देखते हैं हाँ, जैसे माला बना करके पहनते थे लोग, हैं? जी सर। तो मनके का माला बन गया, छोटा बड़ा, छोटा। हाँ छोटा छोटा, Yes. छोटा बड़ा, जैसे जिसका यूज करना है। यस सर। मनके बनाने की टेक्निक में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों की अनुसार बहुत भिन्नताएं थी। Yes. सेलखड़ी एक मुलायम पत्थर था। सेलखड़ी क्या था? पत्थर। मुलायम पत्थर पत्थर Yes, था, इसमें जिस छेद- पर सरलता से कार्य हो जाते जी, थे। सर। जैसे कोई भी हार्ड चीज होगा तो उसमें थोड़ा मेहनत ज्यादा लगेगा। लगेगा ना, कोई भी Yes. हार्ड चीज रहेगा। Yes, sir. अभी हम लोग ईंट को तोड़ने जाएंगे तो थोड़ा मेहनत लगेगा। Yes, sir. मिट्टी से बनाना होगा तो तुरंत बना लेंगे, Yes, sir. बालू से बनाना होगा तो रेत से बना लेंगे, है ना। Yes, sir. और उसी तरीके से जब हम सीमेंटेड ईंट का जाएंगे तो और मजबूत है वो। जी सर। सीमेंटेड ईंट भी आ रहा है ना इस समय। आ रहा है, हाँ सर, है ना? सड़क वगैरह में काम सड़क आता है। वगैरह बनाने में। पुरातत्वविदों के प्रयोग के माध्यम से यह सिद्ध होता है कि कार्लियन का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनके को आग में पका करके प्राप्त किया किया जाता जाता था। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों से तोड़ा जाता था और पुनः बारीकी से शक्ल दे करके, उसको शल्क दे करके निकाल करके और उन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई, पालिश तथा इनमें छेद करने के साथ ही यह प्रक्रिया पूर्ण होती थी। यस सर। नागेश्वर तथा बालाकोट, शंख मिलाया। हाँ हाँ, इन बस्तियों में समुद्र तट के स्थित थे, ठीक ना। Yes. यहाँ शंख की बड़ी चीजें मिलती थी। Yes, sir. इसमें हाँ, इसमें जो है चूड़ियाँ, कराचियाँ, पच्चिकारी बस्तियाँ आज शामिल थी। यस सर। और के निर्माण के विशिष्ट केंद्र के रूप में जहाँ से यह माल दूसरे बस्तियों को भी ले जाया जाता था। यस यस। ठीक है ना। तो संघ का केंद्र कौन था मुख्य रूप से? नागेश्वर बालाकोट। Yes, हाँ, समुद्र किनारे होने के कारण Yes. आज भी हम लोग समुद्र किनारे जो भी जगह है वहाँ हम लोग को शंख मिलते जी, हैं। सर। चेन्नई में मिलते हैं, मुंबई में मिलता है, Yes. केरला में मिलता है ना। जहाँ समुद्र किनारा है, गोवा है ना। उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे उस समय हुई? तब पुरातात्विक समानतः शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान के लिए प्रस्तर पिंड, पूरे शंख, ताबायस्क जैसा कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग किया गया माल तथा कूड़ा करकट को ढूंढते थे। जब हम ढूंढेंगे तभी पता चलेगा कि ये जो है मतलब उत्पादन का केंद्र रहा होगा। Yes. कुछ ना कुछ, जैसे आप हॉस्टल बन रहा है ना, Yes. तो मलबा गिर रहा है कि नहीं गिरा? गिरा है। पूरा दोनों तरफ मलबा गिरा हुआ है। Yes. जिधर नहाते हो आप लोग उधर भी आगे भी। इधर भी। तो इस आप कभी कुछ ऐसा स्थिति रहेगी तो पता चलेगा कि यहाँ निर्माण कार्य हुआ। अब हम लोग आज भी आते हैं, देखते हैं तो कोई भी आदमी आता है कहता है अच्छा निर्माण कार्य चल रहा है क्या? Yes. इसीलिए इतना सब कूड़ा करकट गिरा हुआ है। Yes. होता है ना ये बात? Yes, sir. तो जो इतिहासकार और पुरातात्विक होते हैं, जो खोजते हैं इन स्थलों को, तो इसी तरीके का कूड़ा करकट खोजते हैं गहराई में खोज करके। Yes, yes. कुछ तो मिलेगा, हैं? जी सर। तो उसे अनुमान लगाते हैं। कूड़ा करकट शिल्पकार के सबसे अच्छे संकेतक में से एक माने गए हैं। यस सर। जैसे कोई भी चीज का होता है ना,
अब जहाँ चूड़ी बन रहा है मान लो, चूड़ी का केंद्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद। जब फिरोजाबाद में जाओगे तो हमेशा तुमको कूड़ा करकट के रूप में कांच का मिलेगा। Yes. तो एक पता चलेगा ही। ऐसे ही अलीगढ़ चले जाओ तो किस लिए प्रसिद्ध है? ताला हो गया। ताला के लिए, तो ताला बन रहा है। अभी हम दूर नहीं जाते हैं, गीला चले जाएंगे तो सरिया बन रहा है, सीमेंट बन रहा है ना? गीला में लगा है ना, हाँ, प्लांट लगे हुए हैं। यस सर। तो जहाँ इस तरह के प्लांट लगे रहते हैं वहाँ कुछ ना कुछ कूड़े करकट निकलते हैं ना, और निकलते हैं तो एक जगह रखे जाते हैं। हो सकता है जमीन में भी गाड़ देते हैं लोग, चाहे पड़ा रहता है, तो उसी से पता चल जाता है कि यहाँ कुछ फैक्ट्री रही होगी, चाहे कुछ निर्माण हुआ होगा, ये कोई ना कोई व्यापारिक केंद्र है न। तो इसी प्रकार से वो भी पता किए थे इतिहासकार कि जहाँ इस तरह के कूड़े करकट मिलते हैं, ये सबसे बड़ा जो है मैंने संकेत देते हैं कि यहाँ हमारा उत्पादन केंद्र रहा होगा। माल प्राप्त करने की जो नीतियाँ थी, कच्चा माल, जैसे आज भी होता है ना कि हम लोग माल कैसे प्राप्त करते हैं, जैसे कच्चा माल मंगाते हैं ट्रेन के द्वारा, सीप के द्वारा, एरोप्लेन के द्वारा आता है ना। अभी भी तेल जो आता है ना बाहर से, ट्रेनों के द्वारा आता है, उसका अलग ट्रेन होता है, उसमें पेट्रोल डीजल आता है ना। तो उसी तरीके से माल प्राप्त करने की संबंधी नीतियां जो उस समय थी कि शिल्प उत्पादन हेतु अनेक प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग किया जाता था। जब तक हम लाएंगे नहीं तब तक होगा नहीं। अब जैसे हम ही लोग हैं, जैसे पहले कुर्सी बनाई होता था ना इस विद्यालय में, तो कच्चा माल हम लोग क्या लाते हैं? तार, जो तार लाते हैं ना, तार लाएंगे कच्चा माल, वो कहीं ना कहीं से आता है ना बन करके, तो उसको मंगाते हैं तभी नहीं दिया जाएगा तो बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे, है ना। तो वही कच्चा माल का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण, जब नहीं मिलेगा तो नहीं बन पाएगा। यद्यप कुछ कच्चे माल जैसे मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो जाते हैं, जैसे आप कुछ मिट्टी है तो मिट्टी तो हमको नहीं मिल जाएगा, बहुत जरूरत होगा तो बालू भी, रेत में मिल जाएगा, नदी किनारा है तो नहीं मिल जाता है कुछ। लेकिन कुछ अन्य पदार्थ जैसे पत्थर हुआ, लकड़ी हुआ, घास हुआ, ये क्या हुआ, इसको बाहर से मंगाना पड़ता है। बैलगाड़ियों के माध्यम से उस समय बने हुए खिलौनों के रूप में प्रतिरूप संकेत के रूप करते हैं। यह सामान तथा लोगों के लिए स्थल मार्गों का परिवहन का महत्वपूर्ण साधन था। क्या था महत्वपूर्ण साधन? बैलगाड़ी तो हम लोग के जमाने में भी रहा है ना। अभी भी गांव में का जो मिल ही जाता है, जी सर, है ना। लेकिन हालांकि अब उपयोगिता उसकी ज्यादा नहीं रह गई। अब छोटे छोटे बैन आ गए ना, उसी में सामान टाटा 407 है, छोटा छोटा मैजिक सब उसी चले आ रहे हैं, है ना। हेलो, हाँ नमस्ते नमस्ते, बताएं। हाँ हाँ बताइए सुरेश बाबू। पासवर्ड क्या तुम्हारा? सनी हाँ हाँ, तो आपको बायोडाटा दिए हैं ना आपको? लोग खोलोगे फिंगर लगाओ, तो बायोडाटा में उन्हीं का नंबर दिया हुआ है। महत्वपूर्ण जो साधन था बैलगाड़ी, ठीक है ना। संभवतः सिंधु और तथा इसकी उप नदियों के बगल में बने नदी मार्गों और साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता रहा होगा। माने जल मार्ग उसको कहते हैं ना। अब तो जल मार्ग लगभग हम लोग का पहले भी जल मार्ग हुआ करता था। अब जल मार्ग जो है इतना रोड का कन्वेंस हो गया, ट्रेन हो गई, प्लेन हो गए ना, पहले इतना नहीं हुआ करता था। इसीलिए देखे होंगे बड़े बड़े शहर नदियों के किनारे बसते थे। नदियों के किनारे समुद्र तट पर बड़े बड़े बंदरगाह समुद्र तट पर होते थे, और बाकी शहर जो है नदियों के तट पर, ताकि आवागमन का हमारा मेन मार्ग क्या था? जल मार्ग, हाँ, व्यापार करने के लिए। वो शिल्प उत्पादन हेतु हड़प्पावासी माल प्राप्त करने के लिए अनेक विधियों का प्रयोग करते थे। जैसे उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट से सरलता से उपलब्ध हो जाती थी बस्तियां जहाँ स्थापित थी। सुदूर अफगानिस्तान के सोरतुघई जो बहुमूल्य नीले रंग के पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ से मिल जाता था। लोथल जो कार्जिलियन गुजरात के बड़ौज में वहाँ से सेल खड़ी मिल जाती थी आराम से। ऐसे ही महत्वपूर्ण स्थल थे जहाँ से इनको कच्चा माल मिल जाता था। आधुनिक पुरातात्विक खोजों इस ओर संकेत करती हैं कि तांबा संभवतः अरब महाद्वीप में के दक्षिण पश्चिम तट पर मिलता था। नहीं मिल जाता था। तांबा जो है हमारे अरब महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित ओमान से लाया जाता था। कहाँ से लाया जाता था? ओमान से। रासायनिक विश्लेषण यह प्रदर्शित करते हैं कि ओमान तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तुओं के दोनों में निकल
के अंश के रूप में प्राप्त होते जी थे। सर। ये दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत हमें करते हैं कि मैंने साझा उद्भव इनका एक साथ होता होगा। यस सर। ये एक विशेष प्रकार का पात्र अर्थात एक बड़ा हड़प्पाई मर्तमान जो जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी, ओमान के विभिन्न स्थलों से पाए गए हैं। ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थों के रिसाव को रोकने के लिए बनाई जाती थी। जैसे कोई तरल पदार्थ है तो उसका रिसाव हो रहा है तो उसको बंद करने के लिए होता है। यस। आज भी हमको याद है कि जैसे मिट्टी का तेल हम लोग लेते थे यस सर। तो कोई कहीं से लीकेज होता था ना तो लाइफ साबुन जी सर। लाइफ साबुन का नाम सुने हो? हाँ सर। तो उसी को निकाल करके और लगा देते थे हैं? यस सर। तो इसी तरीके से उस समय जो है ये तरल पदार्थ के रिसाव को रोकने के लिए हम लोग इसका प्रयोग उस समय के मतलब मानव करते थे हैं? जी सर। पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में मगान जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम है नामक क्षेत्र से तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते हैं हमें। उल्लेखनीय है कि मेसोपोटामिया के स्थलों में से मिले तांबे में निकल के अंश मिले हैं। निकल हाँ सर। निकल हाँ, लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मोहरें, बार, पासे, मनके शामिल हैं। मेसोपोटामिया के लेख जैसे दिलमुन लेख का नाम है संभवतः बहरीन द्वीप के पास, तो मतलब मगान तथा मेहुला संबंध नामक जो है क्षेत्रों से संपर्क से हमें अधिक जानकारी मिलती है।